यूपी इन्वेस्टर समिट में आज हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी और प्रोएक्टिव काम करने वाले राज्य के हेल्थ मिनिस्टर श्री ब्रिजेश पाठक जी, राज्य के हेल्थ विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, तेहरान जी, ओम प्रकाश जी, पार्थासेन शास्त्री जी, आलोक कुमार जी, सभी देश से और विदेश से उपस्थित इन्वेस्टर्स भाइयों एवं बहनों, आज मुझे खुशी है कि इस धरती पर हम सब लोग उपस्थित हैं, जिस धरती हेल्थ केयर के लिए नहीं केवल हिंदुस्तान को लेकिन दुनिया को राह दिखाने वाली धरती है। सुश्रुत और चरक ये उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर में ज्ञान और विज्ञान का आविष्कार किया था, दोस्तों हम उसको कितना जानते हैं नहीं जानते मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में चरक और सुश्रुत का स्टैच्यू रखा हुआ है। वो मॉडर्न मेडिसिन के पूर्वज है, मेडिकल साइंस के इतिहास के एक बेस्ट पृष्ठ है। ऐसे बेस्ट हेल्थ केयर के जनक इस धरती में पैदा हुए हैं। दोस्तों दूसरा, इस लोगों की ये विरासत भी है, चरक और सुश्रुत की भूमि है, ये उत्तम प्रदेश है। मैं उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इसलिए कहता हूं कि यहां विकास की भी एक बहुत बड़ी विरासत है। ये विरासत के आधार पर ये राज्य आगे बढ़ने की दिशा में जो कदम उठा रहे हैं उसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट हुई है। जब मॉनसून होता है, बारिश आती है तो फसल उगती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है, इस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बारिश हो जाती है, अच्छी सॉइल होती है तो वहां फसल उग निकलती है। वैसा ही यूपी डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की दिशा में आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार भी है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश में है, योगी जी का नेतृत्व राज्य में है, डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार एक अलग सोच की सरकार है। दोस्तों मैं इस विरासत को याद कराना चाहता हूं कि दोस्तों 2000 साल पहले हिंदुस्तान में चाणक्य हुआ और चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये जमाने में 2000 साल पहले कहा था, कोई राज्य को समृद्ध होना है तो राज्य में बसने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना, यानी कि कोई देश को समृद्ध होना है तो देश में ट्रेड और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। आगे जाके उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेड और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, महाजनों को राज्याश्रय देते हैं, सेकंड लाइन में उन्होंने कहा तो वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति का सृजन करना, ये सभी की बहस की बात नहीं होती। इट्स वन टाइप ऑफ आर्ट। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन, इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। ये जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अच्छा बिजनेसमैन ना भी हो सकता हूं। लेकिन जिसमें बिजनेस करने की स्किल है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है, उसको सपोर्ट करने से संपत्ति का सृजन होगा। संपत्ति का सृजन होने से आगे लिखा दो फायदा होगा। एक,
रोजगार का अवसर प्राप्त होगा लोगों को। दूसरा, सरकार की तिजोरी में टैक्स आएगा। सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन देंगे? और बाद में आगे जाके कहा तब जाके राज्य कल्याण राज्य बन सकता है, गरीब और किसानों का कल्याण कर सकता है। 2000 साल पहले भी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता था। 2000 साल पहले भी किसान से टैक्स नहीं लिया जाता था। यही विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अवर गवर्नमेंट प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट अवर गवर्नमेंट इज इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और इसलिए दोस्तों इकोसिस्टम बन चुकी है। और इस समय में यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, जहां पोस्ट कोविड, दोस्तों मैं ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस को मैनेज करने में लगा हुआ था, दुनिया से बात करता था। हर दिन दुनिया के कई कंट्री से बात होती थी। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल इतना ही था, उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको अवसर देना, उसमें रही क्षमता को पहचानना, पहचानने के बाद उसको सपोर्ट करो। यही हिंदुस्तान है। यहां पड़े हुए युवा लोग दुनिया में जाते थे, दुनिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे और वहां की कंपनियों के लिए संपत्ति का सृजन करने के लिए उपयोगी होते थे। दोस्तों मोदी जी ने स्टार्टअप किया, स्टैंड अप किया, मुद्रा योजना से उसको सहयोग किया, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित किया। दोस्तों 100 से अधिक यूनिकॉर्न आज हिंदुस्तान में है। दोस्तों ये हिंदुस्तान की ताकत है, यहां सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी समय यह है कि ये अपॉर्चुनिटी को हम एनकेस कैसे करें, हेल्थ सेक्टर में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैं भाषण करूंगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे, लेकिन मैं उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करूंगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात की धरती से आता हूं। हम बिजनेस कम्युनिटी है, तो बिजनेस के लिए एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। आज दोस्तों देश में जब पॉलिसी बनाई जाती है, कभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए। आज हमारी गवर्नमेंट है तो हमने इनिशिएटिव लिया, कल गवर्नमेंट बदल गई तो वो हमारी दूसरी पॉलिसी बना दे, जी नहीं, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। मैंने देखा है गुजरात में, माई सेल्फ वाज एमएलए इन गुजरात। एट दैट टाइम गुजरात में जब सोलर पार्क बनाना था तब मोदी जी सीएम हुआ करते थे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात आई तब मोदी जी का विजन मैंने देखा। उस वक्त उन्होंने राज्य में 12 रुपीज पर यूनिट सोलार की बिजली खरीदने के लिए कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था। 3-4 रुपीज का यूनिट 12 रुपीज में मोदी जी खरीद रहे हैं। दोस्तों इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, राइजिंग सेक्टर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या करना चाहिए हम भली बात जानते हैं। ये 12 रुपीज में हमने यूनिट बिजली, सोलार की बिजली खरीदी थी, रिन्यूएबल बिजली खरीदी थी। दोस्तों आज रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया हब बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दुनिया देख रही है। दुनिया जो नहीं कर पा रही, हिंदुस्तान ने करके दिखाया। वैसा ही हेल्थ सेक्टर में दोस्तों ह्यूज अपॉर्चुनिटी आज आपके लिए है। पोस्ट कोविड के बाद देश में हेल्थ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है और मोदी जी ने हेल्थ का डायमेंशन बदल दिया। पहले तो हेल्थ को केवल हॉस्पिटल बना देना, हॉस्पिटल चला देना, डॉक्टर अपॉइंट कर देना, वहां तक सीमित था। दोस्तों हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का काम मोदी जी ने किया। देश के नागरिक हेल्दी होते हैं, सोसाइटी हेल्दी होती है और स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।
देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए देश का नागरिक स्वस्थ हो, ये बहुत आवश्यक होता है। और इसलिए देश के नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया है। होलिस्टिक अप्रोच यानी कि हॉस्पिटल लग जाए लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए। तो डॉक्टर बिफोर 8 years ago only for 51,000 seat in medical college in MBBS. Now and today 1,226,000 seat. Yesterday the NMC has approved. आज 1,226,000 सीट MBBS की है। पीजी की सीट 31,000 थी और 64,000 है, ताकि हमारे देश के युवाओं को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, देश को डॉक्टर मिले। और ये देश को डॉक्टर मिलेगा तो ये हेल्थ सेंटर पर जाएगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाएगा। है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 1,52,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश की एक बड़ी ताकत के रूप में, नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट बट वेलनेस ऑल्सो। वेलनेस भी, हम स्वस्थ ही रहे, हम बीमार ही ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? योगा करना चाहिए, आपका फूड कोड हेल्दी फूड लेना चाहिए, ईट राइट फूड। प्राइमरी स्टेज पर पेशेंट को स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कोई बीमारी हो तो। गांव में, हमारे देश 6.5 लाख गांव में बसने वाला देश है। ये देश की स्थिति को समझते हुए हमारे गांव में रहने वाला कोई गरीब व्यक्ति प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, ताकि वहां से ही वहां हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ऐसा लगे कि मुझे सर्जन डॉक्टर की अभिप्राय लेने की आवश्यकता है, तुरंत ही टेली कंसल्टेशन से एक्सपर्ट डॉक्टर का ओपिनियन ले लेंगे, ताकि पता चलेगा कि उसको रेफर करना है कि नहीं करना है। गरीब व्यक्ति का पैसा बच जाएगा, उसको बड़ी हॉस्पिटल में बिना कारण से जाना नहीं पड़ेगा, समय बचेगा, रोजगारी भी 1-2 दिन वो निकाल के जाएंगे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तो उसका रोजगारी भी जाएगी, 2 दिन की मजदूरी भी जाएगी, ये भी फायदा होगा। दोस्तों, उसके अलावा आज से 8 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका में ओबामा ने अपने देश के 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए ओबामा केयर योजना लॉन्च की थी। सारी दुनिया में उसकी सराहना हुई थी। और दोस्तों, देश के कोई गरीब परिवार में अपने जेब में पैसा नहीं होने से उसके यहां मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। और बीमारी तो कभी कहां पूछ के आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है। जब अमीर के यहां कोई बीमारी आती है, उसके पास 4 व्हील गाड़ी होती है, उसके जेब में पैसा होता है, पेशेंट को अपने चाहे ऐसी हॉस्पिटल में दाखिल करवा के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कराना चाहिए। लेकिन कोई गरीब परिवार के यहां बीमारी आ जाती है, 5 व्यक्तियों का परिवार हो, कमाने वाला एक व्यक्ति हो, उसकी उम्र 50-55 साल की हो और डॉक्टर साहब बोल दे कि उसको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसका खर्च 3 लाख होगा। हर दिन की मजदूरी करके कमाने वाले लोग, उसके पास 3 लाख की कल्पना करना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बच्चे पढ़ते होते हैं, बेटी बड़ी होती होगी, उसकी शादी की उसको चिंता होगी, हर दिन मजदूरी करके 50 रुपया बचा के वो कल्पना करते होंगे कि 2 साल के बाद में मेरी बेटी की शादी करूंगा, ताकि मुझे उसके लिए बचत चाहिए, मैं अभी से कर रहा हूं। और 3 लाख का खर्च आ जाने से उसके पैर के नीचे से धरती खिसक जाती है। और ऐसे लोगों को सधियारा देने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। नहीं केवल 10 करोड़ पॉपुलेशन, अमेरिका में ओबामा ने तो 10 करोड़ नागरिकों के लिए किया था, लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ देश के गरीब तबके के नागरिक, उसको
मेदांता जैसी हॉस्पिटल में अब ट्रीटमेंट करने का अवसर मिले, हमारे तेहान साहब के अस्पताल में जाके हमारे गांव के गरीब व्यक्ति अपना ऑपरेशन करवा सके। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ लोगों को हेल्थ को सिक्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट को सिक्योर करने के लिए व्यवस्था की। दोस्तों, इट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या हम प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल के रूप में 50-100 बेड की हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर बनाए, आयुष्मान भारत योजना की डिजाइन से बनाए और एश्योर बिजनेस भारत सरकार आपको दे देगी आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ जाने से। आज अच्छा पैकेज, अच्छी व्यवस्था, धीरे धीरे 3 साल में हम लगातार उसका रिव्यू करते रहते हैं, धीरे धीरे रिफॉर्म करते करते, चेंज करते करते आज ये योजना इतनी रोबस्ट बन गई है। आपने ट्रीटमेंट किया, आपने बिल रेज किया, मैक्सिमम 10-15 दिन में अस्पताल के अकाउंट में पैसा आ जाता है, गरीब को ट्रीटमेंट हो जाती है, हॉस्पिटल सस्टेन हो जाती है। दोस्तों, एक ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। देश में प्राइवेट अस्पताल चालू करने के लिए मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ अभी थोड़े दिन पहले एक लंबी बातचीत की है। आप 100 बेड की हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के रूप में चालू करना चाहेंगे, आपको 10-12 साल के लिए, 15 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कम इंटरेस्ट के लिए दोस्तों वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए तैयार है। उसके लिए एक व्यवस्था में क्रिएट कर रहा हूं ताकि हम प्राइवेट सेक्टर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। वैसे ही फार्मा सेक्टर, दोस्तों, माई सेल्फ लुकिंग फार्मा मिनिस्ट्री ऑल्सो have a huge opportunity to invest in India because ये अपॉर्चुनिटी को मेरे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैसे एनकेज करें, इस दिशा में हमने इकोसिस्टम क्रिएट की है। आज फार्मा सेक्टर में हमने PLI स्कीम के द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर आगे हम बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस, जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, देश लॉकडाउन में था, लेकिन उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, जैसा मैंने आपको बताया ना, हम शॉर्ट टाइम के नहीं सोचते हैं। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते हैं, हमेशा टोटल में सोचते हैं। और टोटल सोच के अप्रोच के साथ जब देश में लॉकडाउन था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रही थी कि हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, आजादी का 100 वर्ष मनाए, तब हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री कैसे बने, उसके लिए क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। हर मिनिस्ट्री इस काम में जुटी हुई थी। 25 साल में देश को कैसे आगे ले जाना है, उसके लिए कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कैसा रिसर्च की आवश्यकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें किस दिशा में ले जाना है, कौन सा सेक्टर राइजिंग सेक्टर है, राइजिंग सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाए। ऐसा एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2025 विजन 2047 यानी कि देश का आजादी का 100 साल में हिंदुस्तान को कहां ले जाना है, और इस दिशा में काम करते हुए दोस्तों हेल्थ सेक्टर में आज वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 से अधिक फार्मा इंडस्ट्रीज देश में है, MSME। ये इकोसिस्टम का फायदा लेके आज आने वाले दिनों में कई मेडिसिन, 240 से अधिक मेडिसिन पेटेंट से आउट हो रही है। मेरे एंटरप्रेन्योर्स उसको पहचाने और उसमें इन्वेस्ट करके उसका जेनरिक वर्जन हिंदुस्तान में क्यों न बनाए। दोस्तों, इस बजट में आपने देखा होगा, हमने कहा कि रिसर्च, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, रिसर्चर को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ICMR ने आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वन हेल्थ के को लेके रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। नंबर ऑफ टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपके यहां गोरखपुर में भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एम्स है, एम्स में भी हेल्थ सेक्टर में रिसर्च हो रहा है। क्या वहां रिसर्च करने के लिए केवल सरकार को ही छूट है? आज तक तो ऐसा ही था,
लेकिन मोदी जी ने कहा रिसर्च सेक्टर में, रिसर्च के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट आईसीएमआर की रिसर्च इंस्टीट्यूट का डोर ओपन कर दिया है। नाइपर का डोर रिसर्च के लिए ओपन कर दिया है। आप एमएसएमई चला रहे हैं, आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट पर रिसर्च करना है, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि एक एमएसएमई के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट या तो अपने यहां रिसर्च फैसिलिटी क्रिएट करना मुश्किल होता है, तो क्या हम गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का लाभ लेके वहां रिसर्च ना करें? ये दिशा में भी सरकार ने प्रोएक्टिव काम करना चालू किया है। फार्मा सेक्टर में रिसर्च आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़े, उसके लिए यूपी ने जो प्लान बनाया है, यहां जो फार्मा सेक्टर का हब है उसका लाभ लेके, पीएलआई स्कीम का लाभ लेके फार्मा सेक्टर में भी आप अपॉर्चुनिटी एनकेज कर सकते हो। दोस्तों दूसरा, आज मेडिकल डिवाइस 65% वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ मेडिकल डिवाइस। हम मेडिकल डिवाइस इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग क्यों न करें? आज देश में इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए एपीआई और प्रयास करने से हमारी सिस्टम ने हमें सिखाया है, हमारा प्रयास ने हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स पर, देश की इंडस्ट्रीज पर, देश के रिसर्चर्स पर हमारा भरोसा बढ़ा है। ये हमारी विरासत है, हमारी ताकत है, हमारी क्षमता है। दोस्तों एक ही अपॉर्चुनिटी दी थी, मैं मीटिंग में हाजिर था जब दुनिया में कोविड आया, फैला, हिंदुस्तान में भी केस दिखने लगे, लॉकडाउन इंडिया में हो गया था और मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी देश के साइंटिस्ट कम्युनिटी की। क्या है सॉल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं? तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि अननोन वायरस है, उसका स्वरूप कैसा होगा हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, बार बार म्यूटेट होके आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में उसका इलाज के लिए आवश्यक है, उसका इलाज के लिए वैक्सीन रिसर्च होना है, आवश्यक है। और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि अनुभव तो ऐसा है कि वैक्सीन का रिसर्च दुनिया में कोई कंट्री में होता है, कोई विश्व की रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, और उसके बाद 7 साल के बाद, 10 साल के बाद हिंदुस्तान में वैक्सीन आता है। चाहे बीसीजी का वैक्सीन हो, चाहे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, चाहे रुबेला का वैक्सीन हो, दुनिया में रिसर्च होने के बाद 10 साल में, 8 साल में हिंदुस्तान में आता है, और ये वैक्सीन ही उसका सॉल्यूशन है। तो हिंदुस्तान का क्या होगा? क्या मेरे साइंटिस्ट वैक्सीन रिसर्च कर सकते हैं? और तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा था कि साहब हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारी सिस्टम, हमारा रूल्स रेगुलेशन ही ऐसा है कि आज हम रिसर्च करना चालू करें तो 4.5 साल के बाद हमें अप्रूवल मिलेगा। और तब मोदी जी ने देख लेने के लिए कहा था, जिन्होंने वैक्सीन का रिसर्च भी किया और विश्व में फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020, 20 दिसंबर 2020 में लगा था, और हिंदुस्तान में पहला डोज 19 जनवरी 2021 इंडियन मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का पहला डोज लगाने वाला कोई कंट्री है तो न उसका नाम हिंदुस्तान। ये हमारी ताकत है दोस्तों। मैं लास्ट 2 वीक्स एगो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिंदुस्तान का डेलीगेशन लेके गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर भी होते हैं, दुनिया के सभी मल्टीनेशनल कंपनीज भी प्रेजेंट्स होती है, और दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग भी होते हैं, और नंबर ऑफ राउंड टेबल होती है, नंबर ऑफ डायलॉग्स होता है। दोस्तों सभी जगह पे इन्वेस्टर बोलते थे कि इंडिया इज ए बेस्ट डेस्टिनेशन टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया बेस्ट डेस्टिनेशन है, और एक ऐसे अवसर में यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, जब एक डिसिसिव गवर्नमेंट है, ऊपर मोदी गवर्नमेंट है,
डबल इंजन की सरकार है। विकास को, डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रोत्साहित करेंगे और एक प्रोएक्टिव हेल्थ मिनिस्टर भी है। सभी का लाभ लेके आप यूपी में इन्वेस्ट करिए ताकि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होगा। और हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, नाउ एंड टुडे वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और वैसे ही हम आगे बढ़ते बढ़ते दिवस मनाएंगे तब हिंदुस्तान डेवलप्ड कंट्री होगा। हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बनाने में हम सब लोग साथ में मिलकर प्रयास करें। आप सब लोग इस इवेंट में उपस्थित रहे, आप सबको अभिनंदन। माननीय मंत्री जी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और सभी उपस्थित भाई और बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।